सोच कर देखिए, 13 साल का एक बच्चा, वजन मात्र 30 किलो। टीबी की एक बहुत ही गंभीर बीमारी उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा रही है। एक पैर में इतना भयानक इन्फेक्शन है कि मतलब वो पैर पूरी तरह सूखकर लटक गया है। अरे बाप है। हाँ, और 2 कदम चलने पर ही उसकी सांस इस कदर उखड़ने लगती है जैसे उसने मीलों की दौड़ लगाई हो। ये तो सुनकर ही बहुत डरावना लग रहा है। बिल्कुल। और ये किसी मेडिकल ड्रामा की शुरुआत नहीं है। अच्छा। नहीं, ये 27 मई 2025 को आरएफ गुप्ता नाम के एक असल बच्चे की जमीनी हकीकत थी। 27 मई की बात है जी। लेकिन अब अगर हम कहानी को सिर्फ 7 महीने आगे बढ़ाते हैं, मतलब 31 दिसंबर 2025 पर आते हैं, ठीक है, तो वही बच्चा अब लगभग पूरी तरह स्वस्थ है। वो खुद वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोता है, नई नई जगहों की यात्राएं कर रहा है, और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या? वो सीधे हाई स्कूल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है ना? मतलब कंपनियों और शेयर बाजार की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो सब देखते हैं, लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक इंसान के जीवन की उस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं जो किसी भी तर्क से परे लगती है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये सच में मानव विकास और उसकी संभावनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और सिर्फ 7 महीने सुनने में ये एक बहुत ही छोटी सी अवधि लगती है। मतलब आमतौर पर हम मानते हैं कि किसी की जिंदगी बदलने में या उसकी बुनियादी आदतों को सुधारने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, रातों रात तो कुछ नहीं होता। सही बात है, लेकिन ये कहानी इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि अगर किसी को एक सघन मार्गदर्शन मिले, मतलब एक ऐसा मेंटर मिले जो अपना सब कुछ झोंक दे, हाँ, तो 7 महीने भी किसी के लिए पूरा जीवन बदलने वाले साबित हो सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये सारी जानकारी, ये पूरी कहानी सामने आई है डिजिटली सक्सेस नाम के एक यूट्यूब चैनल से। अच्छा। हाँ, वहाँ आशीष गुप्ता नाम के शख्स ने एक वीडियो अपलोड किया है। 1 जनवरी 2026 को ये वीडियो लखनऊ के लुलु मॉल में रिकॉर्ड किया गया है। लुलु मॉल में? जी। और जब कोई इस वीडियो को देखता है तो मॉल की उस चकाचौंध के बीच एक ऐसे बच्चे की कहानी उभर कर आती है जिसका कुछ महीने पहले तक कोई भविष्य ही नहीं था। ये एक बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ मॉल की चकाचौंध और दूसरी तरफ वो बच्चा। बिल्कुल। तो विकास या प्रोग्रेस की बात करने से पहले मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी की बेसलाइन क्या थी, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी। हाँ, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि जब आरव आशीष के पास आया था तो वो आगे बढ़ने की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। तो क्या कर रहा था? वो सिर्फ सांस लेते रहने की, मतलब किसी तरह बस जिंदा बच जाने की लड़ाई लड़ रहा था। बिल्कुल। और शरीर के इस बुनियादी स्तर को समझे बिना हम आगे के किसी भी मनोवैज्ञानिक या फिर बौद्धिक विकास को समझ ही नहीं सकते। वो कैसे? देखिए, जब शरीर हर पल सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद कर रहा होता है ना, तो इंसान का पूरा अस्तित्व उसी संघर्ष में सिमट कर रह जाता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की सारी ऊर्जा सोख लेती है। हाँ, वो तो है। और उस पर से पैर का वो भयानक इन्फेक्शन जिसने उस बच्चे की चलने फिरने की आजादी भी छीन ली थी। मतलब शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। एकदम। ऐसे में शरीर अपनी पाई पाई की ऊर्जा सिर्फ उस इन्फेक्शन से, उस बीमारी से लड़ने में लगा देता है। दिमाग के पास बाहर की दुनिया के बारे में सोचने का या कुछ नया सीखने का कोई संसाधन बचता ही नहीं है। इसे समझने के लिए मैं सोच रही थी, एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। ये बिल्कुल किसी पुराने खंडहर हो चुके घर को दोबारा बनाने जैसा है। मतलब कोई भी व्यक्ति एक ऐसी दीवार पर महंगे रंग रोगन तो नहीं कर सकता ना, जिसकी नींव ही हिल रही हो। बिल्कुल नहीं, पेंट तो गिर जाएगा। हाँ, जिसके अंदर की ईंटें खोखली हो चुकी हों। सबसे पहले आपको दरारों को भरना होगा, नींव को मजबूत करना होगा। बहुत ही सटीक तुलना है। और आरव के मामले में भी शारीरिक स्वास्थ्य ही वो नींव थी। बिना उसके शरीर को स्वस्थ किए उसे कुछ भी नया सिखाना या उसके व्यक्तित्व को निखारना लगभग असंभव था। एकदम सही। और इस नींव के मजबूत होने का जो सबसे पहला असर दिखा ना, वो बेहद दिलचस्प है। क्या असर दिखा? वीडियो में बताया गया है कि 7 महीने पहले तक वो बच्चा अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर, मतलब हाइजीन को लेकर पूरी तरह से उदासीन था। अच्छा, नहाता नहीं था? बिल्कुल। ब्रश करने या नहाने में वो बहुत आनाकानी करता था। हाँ। लेकिन अब वो रोज सुबह ब्रश करता है, साबुन से नहाता है और वॉशिंग मशीन में खुद अपने कपड़े धोता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है ना? और अब देखिए, ये सिर्फ बाहरी सफाई का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। वही तो मैं सोच रही थी, मतलब कोई बीमार इंसान नहाने से क्यों कतराता है?
क्या उसे बस पानी से डर लगता है या इसके पीछे कोई और बात होती है? इसके पीछे बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक गंभीर रूप से बीमार रहता है ना, तो उसका अपने ही शरीर से एक नाता टूट सा जाता है। उसे अपना शरीर बस एक बोझ लगने लगता है, एक ऐसी चीज जो उसे सिर्फ दर्द दे रही है। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और ऐसे में उस शरीर की देखभाल करना, उसे साफ रखना, उसे पूरी तरह से व्यर्थ लगने लगता है। व्यक्ति अंदर से इतना टूट चुका होता है कि उसका आत्मसम्मान, जिसे हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं, वो लगभग खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब जो वो रोज सुबह उठकर ब्रश कर रहा है, साबुन से नहा रहा है या साफ कपड़े पहन रहा है, ये सब सिर्फ शरीर का मैल साफ करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कुछ और ही कहानी कह रहा है। एकदम। ये आत्मसम्मान के वापस लौटने का सबसे पहला और सबसे मजबूत संकेत है। जब वो बच्चा रोज सुबह उठकर खुद को आईने में देखता है, अपने लिए साफ कपड़े चुनता है, अपने कपड़ों को खुद मशीन में धोता है, हाँ, तो वो बिना कुछ बोले खुद से एक बात कह रहा होता है कि मेरा वजूद मायने रखता है, मैं इस लायक हूं कि मेरी देखभाल की जाए। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और जब शरीर स्वस्थ होता है, दर्द कम होता है, तभी मस्तिष्क बाहरी दुनिया को और खुद की छवि को अपनाने के लिए तैयार होता है। वीडियो में इस बात का भी जिक्र है कि अब उसका रंग काफी साफ हो गया है। अच्छा। हाँ, और कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत सुधार गया है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो गया है। ये तो कमाल है। और मैं कहूंगा कि ये सिर्फ अच्छे पोषण का असर नहीं है, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रकटीकरण है जो अब उसके भीतर पनप रहा है। बिल्कुल। और ये जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की बात है ना, ये कहानी के अगले हिस्से को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देती है। वो कैसे? मतलब जब शरीर ठीक हो गया, नींव मजबूत हो गई, तो आरव ने बाहरी दुनिया को कैसे अपनाना शुरू किया। बताया जाता है कि शुरुआत में ये बच्चा एकदम खामोश रहता था। मतलब वो बहुत कम बोलता था या फिर बिल्कुल ही नहीं बोलता था। ये बहुत स्वाभाविक है। खामोशी अक्सर गहरे आघात या लंबे अलगाव का सीधा परिणाम होती है। हाँ, आइसोलेशन। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी बीमारियों से जूझ रहा होता है और समाज से पूरी तरह कटा रहता है, तो उसके पास साझा करने के लिए कोई अनुभव या विचार होते ही नहीं है। वो बस अपने में सिमट जाता है। हाँ, वो दुनिया से कटकर अपने ही एक छोटे से दर्द भरे खोल में, एक शेल में सिमट जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो खोल टूट रहा है। वो न सिर्फ बोलने लगा है, बल्कि अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, वो आगे बढ़ने के सपने देखने लगा है। और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ उस एक्सपोजर का है जो आशीष उसे दे रहे हैं। बिल्कुल। आशीष उसे अपने साथ अलग अलग शहरों की यात्राओं पर ले जा रहे हैं। मतलब वो 2 बार दिल्ली जा चुका है, रामपुर गया है, बरेली गया है। वो लगातार नई नई जगह देख रहा है। मैं इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव मानता हूँ। इसे हम सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से बाहर निकलकर विकास की सोच की तरफ कदम बढ़ाना कह सकते हैं। सर्वाइवल से ग्रोथ की तरफ। एकदम सही। इंसान जब दर्द में होता है ना, तो वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है कि आज का दिन कैसे कटेगा, आज ये दर्द कैसे कम होगा। हाँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति भविष्य के सपने देखने लगे, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग अब कल के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और मैं थोड़ा पलटकर सोचना चाहूंगी इस पर। जी, पूछिए। 13 साल का एक ऐसा बच्चा जो लंबे समय तक समाज से, पढ़ाई लिखाई से एकदम कटा रहा हो, क्या उसके लिए बंद कमरे में बैठकर किताबें पढ़ने से ज्यादा असली दुनिया की ये यात्राएं एक बेहतर शिक्षक का काम नहीं कर रही हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर उसे सिर्फ एक कमरे में बिठाकर किताबें रटाई जाती, तो क्या वो इतनी तेजी से सीख पाता जितना वो दिल्ली या बरेली घूमकर सीख रहा है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। शिक्षा के नजरिए से आपका ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। यात्राएं जो होती है ना, वो इंसान को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं, एक नया वैचारिक ढांचा देती हैं। जब कोई बच्चा सिर्फ एक कमरे और अपनी बीमारी तक सीमित रहता है, तो दुनिया को लेकर उसकी समझ बहुत ही संकुचित होती है, बहुत लिमिटेड। हाँ, उसने कुछ देखा ही नहीं होता। लेकिन जब वो दिल्ली जैसे महानगर में जाता है, वहाँ की भीड़ देखता है, नए लोगों को देखता है, अलग अलग तरह के व्यवहार का अवलोकन करता है, हाँ। तो उसके दिमाग की कई खिड़कियां एक साथ खुलती हैं। मतलब वो सिर्फ जगहें नहीं देख रहा है, वो दरअसल दुनिया के काम करने का तरीका देख रहा है। बिल्कुल। वो देखता है कि लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, लेन देन कैसे होता है, ये समाज आखिर चलता कैसे है। और जब वो लोगों के व्यवहार को समझता है और घर के छोटे मोटे कामों में आशीष की मदद करता है, तो वो दरअसल समाज में अपनी जगह बना रहा होता है। वो जिम्मेदारी लेना सीख रहा है। एकदम। ये एक्सपोजर उसे वो व्यवहारिक समझ और सामाजिक कौशल देता है जो बंद कमरे में पढ़ी गई दुनिया की कोई भी किताब नहीं दे सकती।
वो खुद को उस घर का, उस समाज का एक सक्रिय हिस्सा मान रहा है, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर सिर्फ दया की जानी चाहिए। सही बात है। तो अब हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहा है, जिसका आत्मसम्मान लौट आया है, जो साफ सुथरा रहने लगा है। हाँ। और जो समाज को, लोगों को समझने लगा है। मतलब यहाँ तक की कहानी एक बेहतरीन सुधार की कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है औपचारिक शिक्षा की, फॉर्मल एजुकेशन। और सच बताऊं तो यहाँ आकर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आशीष ने जो फैसला लिया है ना, वो बहुत ही साहसिक, बल्कि मैं तो कहूंगी कि एक बेहद खतरनाक और अपरंपरागत कदम है। साहसिक और जोखिम भरा दोनों। और मैं मानता हूं कि इस फैसले के पीछे की तार्किकता को समझना इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहले हम स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। जी। जब आरव 7 महीने पहले आया था तो उसे ABCD और हिंदी की वर्णमाला यानी कि क ख ग घ भी ठीक से नहीं आते थे। मतलब बुनियादी अक्षर ज्ञान भी नहीं था उसे। बिल्कुल नहीं। हालांकि अब वो अंग्रेजी में अपना परिचय दे लेता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, 7 महीने में इतना सीखना बड़ी बात है। लेकिन असली पेज तो उसकी उम्र का है। ऐसा माना जा रहा था कि वो लगभग 14 साल का है। लेकिन जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिला तो पता चला कि वो अभी अपने 13वें साल में लगा है। और उम्र का यही आंकड़ा उस बड़े और चौंकाने वाले फैसले का मुख्य आधार बनता है। बिल्कुल। और फैसला ये है कि आशीष उसे 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की जो पारंपरिक सीढ़ियां होती है ना, उनसे नहीं गुजार रहे हैं। मतलब वो एक एक करके क्लास पास नहीं करेगा। नहीं, आशीष का तर्क है कि अगर वो एक एक करके कक्षाएं पास करेगा तो हाई स्कूल मतलब 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वो 19-20 साल का हो जाएगा। लॉजिकल तो है। इसलिए आशीष ने उसे सीधे 2-3 साल के भीतर हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बाप रे, ये तो हमारी शिक्षा प्रणाली के सामान्य नियमों और जो तय रास्ते होते हैं उनको पूरी तरह से दरकिनार कर देने जैसा है ना? मैं तो इसे एक वीडियो गेम के नजरिए से देख रही थी। वो कैसे? मतलब ये ऐसा है जैसे किसी खिलाड़ी ने गेम के शुरुआती आसान स्तरों को छोड़ दिया हो, जहां उसे खेलना सिखाया जाता है। हाँ। और वो सीधे अंतिम और सबसे मुश्किल पड़ाव, जिसे बॉस फाइट कहते हैं, वहां जाकर खड़ा हो गया हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो बच्चा अभी से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के हाई स्कूल सिलेबस का सामना कर रहा है। ये बहुत भारी सिलेबस है एक 13 साल के बच्चे के लिए। वही तो मैं यहाँ इस फैसले को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। जी बताइए। 13 साल का एक बच्चा जिसने अभी अभी अक्षरों को पहचाना है, क्या उस पर ये पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा नहीं है? मतलब वीडियो में खुद आशीष ने ये माना है कि बच्चे के चेहरे पर मस्ती कम और गंभीरता ज्यादा दिखती है। तो क्या ये एक तरह से उसका बचपन छीनने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और गहरी चिंता है। किसी भी बाल मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद के लिए ये पक्के तौर पे खतरे की घंटी हो सकती है। हाँ। लेकिन हमें इसे थोड़ा आशीष के नजरिए से भी समझना होगा। मैं कहूँगा इसे एक सोचे समझे जोखिम या कैलकुलेटेड रिस्क के रूप में देखिए। वो कैसे? जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। अगर उस 13 साल के बच्चे को, जिसने जीवन का इतना कड़वा सच देखा है, जो शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है, उसे अगर दूसरी या तीसरी कक्षा के छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चों के साथ स्कूल में बैठा दिया जाए तो क्या होगा? वो उनके साथ घुल मिल ही नहीं पाएगा। वो बहुत अजीब महसूस करेगा, बहुत अजीब। और उससे भी बड़ी बात, वो एक गहरी हीन भावना का शिकार हो जाएगा। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। जब वो देखेगा कि उससे आधे आकार के छोटे बच्चे उससे बेहतर पढ़ रहे हैं, फराटे से जवाब दे रहे हैं, तो वो खुद को बेवकूफ या पिछड़ा हुआ मानने लगेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोटे बच्चों के साथ बैठने की जो झिझक है ना, वो उसके उस आत्मसम्मान को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकती है, जिसे आशीष ने 7 महीने की कड़ी मेहनत से बनाया है। आशीष दरअसल इसी मनोवैज्ञानिक खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, ये तो एक बहुत ही मजबूत तर्क है। सच में आत्मसम्मान वापस लाने की जो नींव रखी गई है, वो छोटी क्लास में बैठने की शर्मिंदगी से पल भर में ढह सकती है। एकदम सही। तो इसलिए उसे उसकी उम्र के बच्चों के बराबर लाने की कोशिश हो रही है। जी, और आशीष इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं है। वो इस भारी दबाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ, वो जानते हैं
वो देख रहे हैं कि बच्चे के चेहरे पर गंभीरता आ गई है और बचपन की वो चंचलता थोड़ी कम हो गई है। इसीलिए वो बच्चे को बीच बीच में बिल्कुल फ्री भी छोड़ते हैं। अच्छा, उसे ब्रेक देते हैं। हाँ, उसे अपने तरीके से एंजॉय करने का समय देते हैं। ये दरअसल गंभीरता और आराम के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही सचेत और निरंतर कोशिश है, ताकि वो एक बार बस उस ट्रैक पर आ जाए, है ना? बिल्कुल। और अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ आत्मविश्वास से खड़ा हो सके। ये तो एक तरह का जीवन में वापस लौटने का क्रैश कोर्स हो गया, जहां उसे सालों की पढ़ाई कुछ महीनों या सालों में करनी है। और यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मानव मस्तिष्क में सीखने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की एक असीम और अद्भुत क्षमता होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं। जी, जब किसी इंसान को सही प्रेरणा, एक सुरक्षित माहौल और सघन मार्गदर्शन मिलता है ना, तो उसका दिमाग उन चीजों को बहुत कम समय में ग्रहण कर सकता है जिनमें सामान्य रूप से कई साल लग जाते हैं। ये तो है, अद्भुत वैचारिक यात्रा है ये। अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो बात सिर्फ 7 महीनों की है। जी। लेकिन इन 7 महीनों में जो कुछ भी हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। मतलब एक बच्चा जो जीवन के सबसे निचले स्तर पर था, जहां एक जानलेवा बीमारी थी, हड्डियों का ढांचा बन चुका शरीर था, निरक्षरता थी और एक डरावनी सी खामोशी थी, वहां से उठकर वो साफ सुथरा रहना सीखता है, दुनिया घूमता है और आज हाई स्कूल की तैयारी करते हुए अपने भविष्य के सपने देख रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर किसी को सही मेंटर मिल जाए जो उस पर अपना समय और ऊर्जा निवेश करे तो किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे सुंदर बात निकल कर आती है वो है आशीष का अंतिम लक्ष्य। वो क्या है? वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि आरव गणित या विज्ञान रट कर बस एक परीक्षा पास कर ले या भविष्य में सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बन जाए। उनका विजन इससे कहीं ज्यादा गहरा और मानवीय है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, वो चाहते हैं कि आरव पढ़ लिख कर एक अच्छा और सच्चा इंसान बने। बिल्कुल। उसके मन में समाज और लोगों के प्रति दया भाव हो। वो इस बात को गहराई से समझे कि जब जीवन के सबसे अंधेरे दौर में किसी ने निस्वार्थ भाव से उसका हाथ थामा, उसके लिए इतना कुछ किया, जी, तो कल को वो भी उस अच्छाई को समाज में वापस लौटाए। पेड फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं। हाँ, अच्छाई का बदला अच्छाई से दे। ये पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि देखा जाए तो मानवता में हमारे विश्वास को फिर से जगाने के बारे में है। एकदम सही कहा आपने। एक बेहतर नागरिक और एक संवेदनशील इंसान गढ़ने की ये प्रक्रिया किसी भी डिग्री या किसी भी मार्कशीट से करोड़ों गुना ज्यादा मूल्यवान है। जब आप किसी इंसान को जीवन दान देते हैं तो आप दरअसल एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए एक विचार है जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है और जो मुझे काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या? हमारा जो पारंपरिक शिक्षा तंत्र है ना, वो दरअसल एक फैक्ट्री के मॉडल की तरह काम करता है। हाँ, ये तो है। वो हर बच्चे को एक ही तय सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है। पहले कक्षा 1, फिर 2, फिर 3, बिना ये देखे कि हर बच्चे की क्षमता, उसकी परिस्थितियां या उसका संघर्ष कितना अलग हो सकता है। बहुत सही पॉइंट है। लेकिन अगर आरव जैसा एक बच्चा जो इतने गहरे शारीरिक और मानसिक आघात से गुजरा है, वो सही मार्गदर्शन और सघन मेहनत मिलने पर सीधा हाई स्कूल की छलांग लगाने की क्षमता रखता है, जी, तो क्या हमारा मौजूदा सिस्टम इस बात को बहुत कम आंकता है कि मानव मस्तिष्क में कितनी असीम संभावनाएं छिपी हैं? सोचने वाली बात है। जब किसी इंसान को जीवन में दूसरा मौका मिलता है और उसे सही दिशा दिखाई जाती है, तो क्या उसका दिमाग उस तय और पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा तेजी से विकास नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। शायद हमें सीखने के अपने उन पारंपरिक तरीकों और उन तय सीढ़ियों पर दोबारा विचार करने की सख्त जरूरत है। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। शायद सीखने की कोई एक तय उम्र या एक तय रास्ता होता ही नहीं है। इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है।